कुंती की शादी दुगनी उम्र के पुरुष से कर दी गई। उसने फिर भी अपने प्यार मयंक को पा लिया। कितने बरसों बाद मायके आना हुआ था मेरा, वो भी तब जब आई जब माँ इतनी बीमार हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे चुके थे, पता नहीं कौन सी व्यवस्था थी मेरी। आज सोचती हूँ तो खुद ही समझ नहीं पाती। लेकिन इस बार घर में किसी का फ़ोन आया, आपकी माँ बीमार है, काफ़ी याद कर रही हैं आपको। मुझे क्या पता था कि माँ की ये चला चली की बेला होगी और उनके प्राण मुझे देखने के लिए ही अटके होंगे। माँ के निस्तेज चेहरा और पीला आंखें देखकर मुझे रुलाई आ गई। मुझे पहचान कर माँ ने होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए। मैंने अपने कान उनके होठों से सटा दिए। कुंती के पत्र अलमारी के ऊपर, माँ टूटते स्वर में कह रही थी। मैंने उनके सामने ही अलमारी की पल्ले खोल दिए। अलमारी के ऊपर तल्ले में रखा छोटा सा चकोर का डिब्बा थमा दिया। माँ ने उसे छुआ और हल्के से स्पष्ट स्वर में बोली, ढूंढ लेना कुंती को, मिल लेना उससे। और माँ ने दुनिया छोड़ दी। उस समय उनके पास मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने चुपचाप वो डिब्बा संभाल कर अपने पास रख लिया। कुंती बुआ मेरी बचपन की सहेली, माँ की ननंद, बेटी जैसी, क्यों और कहाँ खो गई मुझे आज तक नहीं पता चला। किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कितनी सुंदर थी बुआ, बिन माँ बाप की बेटी बुआ, बड़े भाई और भाभी की शरण में रहने वाली बुआ, बड़े भाई के डर से हकलाने वाली बुआ, आज लगातार याद आ रही है उनकी। एक सवाल मन में आता, बुआ तो कहीं गुम हो गई थी। फिर माँ के पास उनके पत्र। माँ बताती थी कि उनके ब्याह के समय बुआ बस 8 बरस की थी। वो भाभी के पल्लू पकड़े उनके साथ डोलती रहती। नंद भाभी से पहले उनका माँ बेटी का रिश्ता बना हुआ था। माँ बुआ को माँ ने उनके हिस्से का खूब प्यार दुलार दिया। माँ की गोद में जब मैं आई तब भी दुलार कम नहीं हुआ। मेरे लिए तो बुआ सखी, सहेली, बहन सभी कुछ थी। मेरा बचपन बुआ के साथ ही बीता। हमारी उम्र में भले ही 10 साल का अंतर था, लेकिन सारे खेल हम साथ ही खेलते। इक्कल दुक्कल, गट्टी, गुड़िया का ब्याह, चर्रा अट्ठा और भी न जाने कौन कौन से खेल। मैंने उस चकोर डिब्बे में रखे पत्रों को खोलना शुरू किया। पहला पत्र, भाभी मैं उस नरक से निकल आई जहाँ मैं मर मर कर जी रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। दूसरा पत्र, मैं मयंक के साथ हूँ भाभी, विश्वास करो मैं बहुत खुशी हूँ। पता है अब मैं हकलाती भी नहीं हूँ। तीसरा पत्र, कभी मेरी गृहस्थी देखने भी आना भाभी, हम दोनों को अच्छा लगेगा। हम दोनों मतलब मैं और मयंक। बहुत से पत्र थे, लेकिन वो पत्र घर के पते पर नहीं भेजे गए थे। बुआ का पता भी उन्हीं पत्रों में लिखा हुआ था। मयंक, मैंने मयंक को याद किया। वो काफ़ी साल पहले पीली कोठी में रहने आया था। उसके घर वाले और रिश्तेदार किसी के ब्याह के लिए पीली कोठी में रुके थे। पीली कोठी इसीलिए किराए पर दी जाती थी कि वहीं मयंक, जो बुआ से कहा करता था, कुंती तेरे बाल अभी सोने जैसे हैं, जब चांदी जैसे हो जाएंगे तब तू और भी सुंदर दिखेगी। और कुंती बुआ की आंखें झुक जाती, लाल गुलाबी हो जाती। कई बरस पहले की बात है। उस दिन बुआ ने अपने घुटनों तक लंबे बालों में लपेटे कर जूड़ा बनाया था। हमारे कैंपस में लगा हुआ आम का पेड़ बहराए था। कुछ कैरियां आ चुकी थी। हम लोग पत्थर मार मार कर कैरियां तोड़ रहे थे। 8 बरस की थी मैं और 18 बरस की बुआ। अचानक कैरियां पटापट गिरने लगी। पलट कर देखा, सोने जैसे सुनहरे बाल, खुले बाल जैसी बुआ हंसती रहती। मयंक से हमारी दोस्ती के बारे में किसी को पता नहीं था। पीली कोठी के पीछे एक छोटा सा ताल था। गर्मी की सुनसान दोपहरी में जब माँ सोती जाती तो बहुत से कपड़ों की सिलाई करती रहती। तब हम लोग मयंक के साथ उस ताल के कमल देखने जाते। उसी ताल में कागज की नाव तैराते। वो बचपन में के भले दिन, स्वच्छ, निर्छल, पवित्र। ऐसे ही एक दिन हम लोग मयंक के साथ पीली कोठी चले गए।
वहाँ शंख फूंकते एक स्त्री ने बुआ के गाल पर ढेर सारा सिंदूर मल दिया। थोड़ा सिंदूर उड़कर उनके बालों में भी लग गया। सिंदूर पोंछते हुए जब बुआ घर वापस आई तो माँ गंभीर थी। बाबा भी दफ्तर से लौट आए। शायद उन लोगों ने हमारा मयंक से मेल जोल पता चल गया था। बुआ घबराकर हकलाने लगी। शायद वो कहना चाहती थी कि मयंक को पसंद करती है, लेकिन कह नहीं सकी। मयंक हमारी जात बिरादरी का नहीं था और ये बात बाबा को हजम नहीं हुई। उस दिन के बाद हम लोग पीली कोठी कभी नहीं गए। जिस दिन मयंक जाने वाला था वो हमारे घर का गेट तक आया। काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया था। मैं भागी हुई गेट तक गई। वो मुझे कुछ थमा कर चला गया। ताल में लाया कमल का एक फूल और सिंदूर की डिब्बी देते हुए बस यही कहा कि उसे कुंती के लिए। वो चला गया। हमेशा के लिए मैं उदास थी उसके लिए, लेकिन उस रात बुआ रोई। कुछ दिन बाद ही बुआ का ब्याह हो गया। 18 बरस की बुआ 12वीं भी पास नहीं कर पाई। दूल्हा बने फूफा जी मुझे जरा भी पसंद नहीं आए, लेकिन वो बाबा को पसंद थे। बस कुंडली का मिलान बढ़िया हुआ था। सहजाती है, पैसे वाला, लेकिन बुआ से लगभग दुगनी उम्र का। उसका बड़ा बंगला, 3-3 गाड़ियाँ, चढ़ावे के गहने, अपार धन दौलत। बाबा ने देखा, लेकिन बुआ का मन किसी ने नहीं। पहले विदा से लौट कर आई बुआ को और भी अधिक हकलाने लगी। उनके चेहरे की उदासी माँ ने पढ़ ली और उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। माँ भी बाबा के सामने कहाँ कुछ कह पा सकती थी। बुआ ससुराल लौट गई। वो इतनी चुप रहने लगी कि मानो बोलना ही भूल गई हो। और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि बुआ घर से गायब हो गई। उनके बारे में कुछ पूछने बात करने की मनाही हो गई। कुछ दिनों बाद दबी रही, लेकिन जल्द ही आस पड़ोस रिश्तेदारी में सबको पता चल गया। खूब बदनामी हुई। फूफा नाम का वो व्यक्ति एक दिन कुछ लोगों के साथ हमारे घर आया। बाबा सिर झुकाए बैठे रहे। कुछ बहसों के बाद सब लौट गए। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे सब लोग बुआ को भूल गए, लेकिन मुझे बुआ याद रह गई। कई बरस बाद मेरा भी ब्याह हुआ। प्रेम विवाह, विजातीय विवाह। अपनी गृहस्थी में रची बसी मैं समय से के साथ ऐसे ही बहती रही। और आज माँ का अंत समय, माँ कितनी ही बातें मन में दबाई चली गई और मेरे मन में कितनी ही संशय, कितनी शंकाएं। फिर माँ का सभी संस्कार करने के बाद मैंने उन खतों में लिखे पते पर जाना चाहा, जिसमें मैं उस पते पर पहुँच गई और घंटी बजाते ही दरवाज़ा बुआ ने ही खोला। उम्र की परछाइयाँ उनके चेहरे पर बस रही थी। बुआ एक नीला नीलांजना। बुआ मुझे अंक से भी भर लिया। मुझे थमे हुए भी भीतर ले गई। साधारण लेकिन सुंदर सजा धजा छोटा सा घर। कैसी हो बुआ? मैंने यूं ही पूछ लिया। जड़ों से टूट कर भी मैं टूटी नहीं नीला। बुआ हल्के से मुस्कुरा दी। मयंक है ने मुझे संभाल लिया। मुझे अच्छा लगा मुस्कुराती बुआ को देखकर। इतने दिन तुम कहाँ रही बुआ? मैंने तुम्हें हमेशा याद किया। मैं कभी कहाँ भूली तुम सबको, लेकिन मुझे सब भूल गई। उदासी की एक लहर बुआ के चेहरे पे आ गई। गंधा से मरते दम तक मेरा मुंह न देखने की कसम खा ली थी। इसकी इज्जत के दांव पर लगा दी थी मैंने। छिपते छिपाते भाभी से एक सूत्र जुड़ा रहा बस। मैं वो माँ है, मेरी माँ। माँ भी अब रही नहीं बुआ। यह सुनते ही बुआ की आंखों के कोर गीले हो गए। कुछ देर सन्नाटे। कुछ कहूँ नीला, सुनोगी? बुआ के भरे गले से पूछा, मानो कितना कुछ मन में दबा हो। कहो ना बुआ। पता है तुझे, मेरी सारे सपने शादी से पहली रात ही टूट गए थे, जब नशे में धुत मेरे पति ने मेरे पंखों को नोच कर लहूलुहान कर दिया। मन का सारा बसंत पतझड़ में बदल गया। कुछ ही समय बाद समझ में आया कि उन्हें एक औरत की संतुष्टि नहीं मिलती। नातेदारी की लड़कियों से लेकर घर की मेहरी महारिजन
तक पर उनकी बुरी नज़र रहती। बहुत झगड़े मचे, बहसा बहसी हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही रहे, बस मैं ही सदग्रस्त बन गई। जिनकी अपनी कोई इच्छा कहाँ होती है, रिश्तेदारी निभाती, व्रत उपवास रखती, सास के ताने उल्हाने सुनती। मैं जब कभी पति का घिनौना स्पर्श झेलती तो मुझे उबकाई आने लगती। अगले दिन उसकी गंध को साबुन की घिन घिन कर छुड़ाती। मेरे पति डोलते रहे, भटकते रहे, इस औरत से उस औरत तक, और मैं जमती गई सिला सिकरी सी। पति की ये आदत सबको पता थी, लेकिन मेरे लिए सलाह थी, निभाती रहो, निभा ले जाओ। मार खाना, गाली खाना मेरी नियति बन चुकी थी। मैं इस घर में रही, उस घर की। इस दौरान ही एक दिन मयंक की याद आया। कहते हैं ना, किसी को मन में गहराइयों से याद करो तो ईश्वर सुन ही लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब घर का सामान लेने बाजार जा रही थी तो पता नहीं कैसे मयंक मिल गया। मैं उसे पहचान गई। मैं उसके गले लगकर हिचकियां दे रो दी। मैं मानो कब से रोका हुआ बांध टूट गया। बिना कुछ कहे मयंक सब समझ गया। उसने अपने पावन स्पर्श से मुझे पाषाण सिकरी अहल्या जैसे प्राण फूंक दिए। उसका कोई दोस्त इस शहर में था जिसके पास वो आया था। मैं लगातार उससे मिलने लगी, ढेरों बातें करती उससे। और पता है नीला, मैं जरा भी नहीं हकलाई। बुआ कहती जा रही थी और मैं सुन रही थी। मैं भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे मन में हार श्रृंगार खिलने लगे, लेकिन जल्द ही लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। घर तक बात पहुँची और एक दिन मार्केट से लौटकर सामान से भरा थैला रखते हुए मैंने देखा कि पति की चेहरा चुप्पा और मुट्ठियाँ कसी हुई थी। मैं सिरहर उठी। उस दिन सास और पति ने मुझे बहुत पीटा। मैं समझते उच्च वर्गीय परिवार था और निर्णय मुझे लेना था, जीवन या पति। मैंने जीवन को चुना और अपने यथाकथित पति और ससुराल को छोड़ दिया। मयंक मेरे साथ था। उस दिन से आज तक वो मेरे साथ है नीला, और मैं खुश हूँ, सुखी हूँ। फागुन की उस धूपाचाही सांझ ने बुआ आज तक भी कितनी सुंदर दिख रही थी। नीला मैं बहन थी और तू बेटी। मेरी पढ़ाई छुड़वा कर ब्याह में गदा में अनचाहे के संग बिना माँ बाप की थी मैं। तूने भी तो प्रेम विवाह किया दूसरी जात में, फिर दादा कैसे मान गए? ये समय समय की बात है या बहन और बेटी का फर्क है? मैं सिरहर उठी। बुआ के चेहरे और आंखों में दर्द पड़ते हुए बुआ कहती रही, 2 दिन की जिंदगी में जीने के पल बड़ी मुश्किल से पाते हैं नीला। उस पल में खुद को चुराना पड़ता है, और मैंने उन पलों को चुरा लिया। तू तो आज की लड़की है। मुझे बस इतना बता कि मैंने सही किया या गलत, बस हाँ या ना, और कुछ नहीं। बुआ का सवाल सीधा मुझसे था, बिना कुछ सोचे मुंह से निकला हाँ, और बुआ की आंखों कितना कुछ झिलमिला गया। ये कहानी आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और बुआ ने सही किया या गलत, यह भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।